दे दो सीता। ऑन है लाइट आपका ठीक है, आवाज ठीक। आज हम लोग ये पूरा दक्षिण अमेरिका महादेश के संबंध में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण दक्षिणी का तो अच्छा है। दक्षिण देखो, जब कभी हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं तो आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। महाद्वीप को आप सिंपली महादेश भी कह देते हैं, अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो आपको पता है कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अब कभी कभी महाद्वीपों के जो आकार या क्षेत्रफल है उसके अनुसार आपको कुछ सजाने के लिए पूछ देता है कि कौन महादेश सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है। तो अगर आकार के दृष्टिकोण से हम देखें, आकार या क्षेत्रफल देखें एरिया के अनुसार, तो सबसे बड़ा महादेश मिलेगा आपको एशिया। एशिया महादेश के बाद अफ्रीका, अफ्रीका महादेश के बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे आकार में बड़ा कौन है? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो? अगर यह दक्षिण अमेरिका महादेश हम देखें तो विश्व का पहला बड़ा महादेश है, चौथा। देखो, चौथा बड़ा महादेश है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद। तो लिखिए, विश्व में 7 महादेश हैं। विश्व में विश्व में 7 बड़े महादेश हैं। 7 बड़े महादेश हैं। आकार या क्षेत्रफल के अनुसार, आकार या क्षेत्रफल के अनुसार महादेशों का आकार या क्षेत्रफल के अनुसार महादेशों का क्रम
क्रम निम्न है, निम्न है। ऐसे बना दो नीचे, पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बना लो उसको। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम लिखेंगे अब दक्षिण अमेरिका पहला बड़ा महादेश है, चौथा। लिखिए नीचे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा, फोर्थ लार्जेस्ट, चौथा बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप या महादेश है। देखो, अगर एक नजर डालोगे दक्षिणी अमेरिका के देशों पर तो आप देखो कोलंबिया, ये देखो कोलंबिया, ये कोलंबिया है, इसकी राजधानी देखना है बोगोटा। फिर देखो इक्वाडोर, क्विटो, पेरू, लीमा, देख रहे हो? ये ब्राजील, ब्राजीलिया, ये बोलीविया, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ये उरुग्वे, ये देखो, देख रहे हो? गुआना, ये देखो वेनेजुएला। ऐसे जब कभी एटलस निकालो तो दो काम जरूर करना, एक तो इन देशों पर नजर रखो और दूसरा उसकी राजधानी पर। देखो देखे होगे, अगर पहले के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को देखे होगे तो उसमें देखा होगा कि पूछ देता है बगोटा किसकी राजधानी है, या मिलाने के लिए पूछ देगा। दक्षिणी अमेरिका के 4 शहर, 4 देश ले लेगा, उसकी राजधानी एक तरफ और मिलाने के लिए, ठीक है? तो राजधानी को देखना है। और जरा सा हम यह देखें कि अगर हम देखें इसकी स्थिति को, दक्षिण अमेरिका के स्थिति को देखें तो देखो, स्थिति को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है? कैरिबियन सी। देखो यहाँ पे कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर है। ये वाला भाग देखो उत्तर में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यही अटलांटिक महासागर पूर्व में भी होगा। और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। देख रहे हो?
अगर ये जो नीचे देख रहे हो ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि, और देखो मुख्य भूमि से कटा हुआ एक यहाँ पर द्वीप दिख रहा है। यह द्वीप कौन सा द्वीप है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। और आप देखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के मुख्य भूमि और टेरा डेल फ्यूगो के बीच एक जलसंधि है, उसका क्या नाम है? स्टेट ऑफ मैगलन, मतलब मैगलन की जलसंधि। स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेट ऑफ मैगलन। तो मैगलन की ये जलसंधि है। देखो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में यह एक द्वीप दिख रहा है। ये कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड। ये फॉकलैंड द्वीप है। किसका द्वीप है यह? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है यह, यूके का द्वीप है। ठीक है। अब जरा सा ये देखो, ये जो है ऊपर में उत्तरी अमेरिका, ऐसे हम अगर बना दें यहाँ, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक पतला, देखो ये पतला स्थल खंड के द्वारा जुड़ा था। एक पतला स्थल खंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ था। इधर देखो प्रशांत महासागर, और इधर कौन था? ये कैरेबियन महासागर है। यहाँ पर कैरेबियन सागर, महासागर सागर कैरेबियन सागर है। और देखो अगर दो कोई विशाल जलराशि हो, बड़ी बड़ी जलराशि हो, और इन दोनों बड़ी जलराशि के बीच को कोई संकीर्ण स्थल खंड मिलाता हो, कोई स्थल खंड मिलाता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्थल संधि, इस्थमस। इस्थमस, ठीक है। बड़े बड़े स्थल खंड को जब संकीर्ण जल राशि मिलाता हो तो जल डमरू मध्य या जल संधि करते हैं। लेकिन दो बड़े बड़े जल राशि के बीच कोई संकीर्ण स्थल खंड मिलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्थल, हाँ, स्थल संधि। तो ये स्थल संधि को अंग्रेजी में बोलते हैं इस्थमस। तो हम इसको इस्थमस बोल सकते हैं क्योंकि देखो इधर कैरेबियन सागर, इधर प्रशांत महासागर, इन दोनों के बीच एक संकीर्ण स्थल इसको मिला रहा है। इधर बीच में संकीर्ण स्थल है, तो ये इस्थमस है। यहाँ पर पनामा इस्थमस था, या पनामा इस्थमस था, मतलब पनामा स्थल खंड था। एक भूगोलविद हुए हम्बोल्ट। अब देखो यहाँ पर यूरोप है ना, इधर यूरोप है। अगर इधर से किसी को इधर जाना है अमेरिका के पश्चिमी भाग में, तो ये इधर से घूम के जाएगा, जहाज से घूम के जाती। तो ये हम्बोल्ट महोदय ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ये इस्थमस जो संकरा भाग है इसको काट दे और काट के एक नहर बना दे, ताकि जो घूम कर जहाजें जाती हैं ऐसे वो सीधे सीधे इससे पार कर सके। और यही जो इस्थमस है, पनामा इस्थमस, यहाँ काट कर क्या बनाया गया? पनामा नहर बनाया गया। पनामा नहर 1914 में बनकर तैयार हो गया और 15 अगस्त 1914 से ये चालू हो गया। ये बड़ा व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा है?
यहाँ पे पनामा नहर देख रहे हो, तो यहाँ पे पनामा नहर है। इतना लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखो, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थिति लिख दो। स्थिति दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, कौमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर स्थित है। स्थित है, ठीक है। देखो, उत्तरी अमेरिका के मुख्य भूमि के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक एक आइलैंड है, द्वीप है। तो लिखो, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक एक द्वीप है, एक द्वीप है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि और टेरा डेल फ्यूगो। मुख्य भूमि कौन, यहां पर देखो, ये मुख्य भूमि और ये टेरा डेल फ्यूगो के मध्य कौन सी जल संधि है, मैगेलन जल संधि। तो लिखो, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि तथा टेरा डेल फ्यूगो के बीच, टेरा डेल फ्यूगो के बीच मैगलन की जल संधि है, मैगलन की जल संधि स्थित है। ठीक है, ये देखो, ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर में एक कौन सा द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप स्थित है, जिस पर किसका कब्जा है, यूके का कब्जा है। तो लिखो, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में, हाँ, अटलांटिक महासागर में एक फॉकलैंड नामक द्वीप है, जिस पर यूके का कब्जा है, जिस पर यूके का आधिपत्य है।
देखो ये देख रहे हो, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर। इक्वाडोर से थोड़ा सा दूर जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप। देखो तुम्हारे एटलस में दिख रहा है गालापागोस द्वीप। दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो देखो इक्वाडोर, इस पर इसका किसका द्वीप है? इक्वाडोर का। गालापागोस द्वीप इक्वाडोर का है। तो प्रशांत महासागर में गालापागोस द्वीप स्थित है। यहाँ पे गालापागोस द्वीप स्थित है, जो किसका द्वीप है? इक्वाडोर का द्वीप है। ये देखो विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा पर स्थित है। तो गालापागोस द्वीप किस पर स्थित है? विषुवत रेखा। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे। अभी लिखो प्रशांत महासागर में गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप, गालापागोस द्वीप स्थित है। यह इक्वाडोर का द्वीप है। यह इक्वाडोर का द्वीप है। यह इक्वाडोर का द्वीप है। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब जरा सा देखो दक्षिण अमेरिका को। इसमें देखो तो आपको पता है कि अगर हम ग्लोब पर खींचते हैं तो 3 महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा को हम मानते हैं। 0 डिग्री और दूसरा 23.5 डिग्री कर्क रेखा और तीसरा 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। ठीक है, अब यह देखो कि ये दक्षिण अमेरिका से ये जो 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो कौन सा गुजरता है? कौन रेखा गुजर रही है? देखो ये कौन सी रेखा है? ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। दूसरा कौन सा लाइन है? देखो ये है मकर रेखा, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछ देता है कि दक्षिण अमेरिका महादेश से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो कौन सी? विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो लिखो दक्षिण अमेरिका
दक्षिण अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका से विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, इक्वेटर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। चलो, कोई भी क्वेश्चन सेटर होगा तो आपसे जानना चाहेगा कि ये जो विषुवत रेखा है वह दक्षिण अमेरिका के कौन कौन देश से होकर गुजरा है। तो देखो, पहला तो इक्वाडोर है, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। और क्वेश्चन सेटर यह पता लगाना चाहता है कि आपको एटलस की समझ, मानचित्र की समझ है कि नहीं, आप देखते हैं कि नहीं। तो वह पूछ देगा कि गालापागोस द्वीप विषुवत रेखा पर स्थित है कि मकर रेखा पर। क्या कहें? विषुवत रेखा पर। तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, पहला। दूसरा, इक्वाडोर का गालापागोस द्वीप जो प्रशांत महासागर में है, वह भी कहां पर स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। तीसरा, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्वेटो, आप अपने एटलस में देख सकते हैं उसको, क्वेटो दिख रहा है? क्वेटो दिख रहा है? क्वेटो देखो, एक यहां पे देखो क्वेटो, ये क्या विषुवत रेखा पर है? ठीक है, विषुवत रेखा पर है। ये भी पूछ देगा कि इक्वाडोर की राजधानी, किसकी राजधानी विषुवत रेखा पर है? तो क्वेटो। ठीक है, तो आप लिखिए दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, तथा ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, तथा इक्वाडोर के प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप, गालापागोस विषुवत रेखा पर स्थित है। देखो, अब क्वेश्चन सेटर अगर क्वेश्चन सेट करता रहेगा तो उसके मन में आएगा या कि अगर स्टूडेंट मानचित्र को देखा होगा तो इक्वाडोर की राजधानी देखा होगा,
इक्वाडोर की राजधानी क्या होगा? क्विटो। कोलंबिया का बगोटा। ब्राजील का ब्राजीलिया। मेरा कहने का मतलब है कि देशों की राजधानियों पर जरूर नजर रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मकर रेखा। ये मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर गुजरता है? ये कौन सा देश है? ये देखो चिली है। चिली की राजधानी सैंटियागो। तो ये चिली से होकर गुजरेगी। दूसरा अर्जेंटीना। देखो अर्जेंटीना से होकर गुजरे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। देखो ये प्रागवे। प्रागवे की राजधानी असुंसियन। असुंसियन देखो लिखा हुआ असुंसियन। असुंसियन। और फिर ब्राजील की तो जानते ही हैं, ब्राजीलिया, ठीक है। तो आप जरूर से राजधानी को देखिएगा। और अच्छा तो यह है कि एक लिस्ट बना लीजिए घर में जाकर, राजधानी लिख दीजिएगा देश की राजधानी, और फिर एटलस को देखते रहिएगा, ये सहज याद हो जाता है सब। तो आप लिखिए दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा चिली। चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तथा ब्राजील से होकर, ब्राजील से होकर, ब्राजील से होकर गुजरती है। ब्राजील से होकर गुजरती है, ठीक है। अच्छा पराग्वे, पराग्वे जोड़ दो। पराग्वे तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। पराग्वे तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। ठीक है। अब हम इसका फिजिकल डिवीजन देखते हैं। भौतिक विभाजन। ठीक है। भौतिक विभाजन मतलब जैसे देखो, ये भारत का भौतिक विभाजन हम कैसे करते थे? उत्तर में पर्वतमाला था तो कहते थे उत्तर की पर्वतमाला। ये दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार था तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। मध्य का विशाल का मैदान है तो विशाल का मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। नहीं तो ऐसे करके भौतिक विभाजन करते थे। ऐसे ही भौतिक विभाजन हम दक्षिण अमेरिका को करेंगे। जरा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर हम दक्षिण अमेरिका के इस भाग को देखें, इस भाग को, तो यहां पश्चिम में अगर देखेंगे, अगर हम पश्चिम में देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ अगर हम देखें, ये कैरिबियन सागर से लेकर ये पश्चिमी तटीय भाग किनारे किनारे आप देखिएगा तो एक पर्वतमाला है जिसका नाम है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अगर हम ये वेनेजुएला के पास देखें, इधर यहां देखिएगा, ये भाग उच्च भूमि का है, इसको बोलते हैं गुआना का उच्च भूमि। ये उच्च भूमि का भाग है, ये बोलते हैं
गुआना का उच्चभूमि। ठीक है, ये भाग पर आप देखेंगे यहां पर, तो ये ब्राजील की उच्चभूमि, मतलब ऊंचा भूभाग, ब्राजील का ऊंचा भूभाग। और ये भाग जो मध्य वाला देखेंगे, ये लगभग क्या है, मैदानी भाग है। मध्य का मैदानी क्षेत्र या भाग या प्रदेश। जाहिर है कि अगर यह मैदानी भाग है तो नदियों ने मलबा लाकर बनाया होगा। तो एक कौन सी नदी महत्वपूर्ण है, तो यहां देखोगे एक कौन सी नदी है, अमेजन। अमेजन की सहायक नदियां बहुत सारा है, मेडिरो, जापुरा, ओरनिको। ठीक है, और 3 नदियां यहां पर इंपॉर्टेंट है, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे तो क्या कहते हैं, ला प्लाटा नदी। क्यों, रियो डी ला प्लाटा में क्या होता है, गिर जाता है, इसीलिए इसको ला प्लाटा नदी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। रियो डी प्लाटा में कौन कौन नदियां गिरती थी, कल हम लोगों ने देखा था, कौन, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इन 3 नदियों को, क्योंकि रियो डी प्लाटा में, यहाँ पे रियो डी प्लाटा में गिरता है, इसीलिए इसको ला प्लाटा नदी कहते हैं। तो अगर कह दो कि भाई ये बता दो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी कौन है, तो अमेजन, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। और एक और नदी ले सकते हैं जो अमेजन की सहायक नदी है, ओरनिको। ठीक है, तो अगर हमको सामान्य स्तर पर भौतिक विभाजन करना पड़े तो हम क्या कहेंगे, पश्चिम का एंडीज पर्वत, उत्तर और पूर्व का उच्चभूमि और मध्य का मैदानी क्षेत्र। बांट देंगे नहीं, हाँ, लिखो, लिख लो। हेडिंग दे दो, भौतिक विभाजन। दक्षिण अमेरिका को दक्षिण अमेरिका को 3 भौतिक प्रदेश में 3 भौतिक प्रदेश में 3 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। किया जाता है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, पश्चिम स्थित एंडीज पर्वत, पहला पश्चिम तट पर स्थित एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर एंडीज पर्वत स्थित है। ये कैसा पर्वत है, जैसे हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, उसी तरह से ये एंडीज भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है, मतलब नया मोड़दार पर्वत है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, हिमालय। हिमालय के बाद दूसरी ऊंची एंडीज है। ठीक है, अब जानते हो इसका सर्वोच्च शिखर पूछ लेता है, हाईएस्ट पीक। इसका हाईएस्ट पीक है
ये चिली में जो देख रहे हो, चिली में एकांका गुआ दिखेगा आपको हेडिंग में, और इसमें मैप में एकांका गुआ 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है एकांका गुआ का। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, लिखिए। आप मानचित्र में देखते चल रहे हैं तो उसको फेरते चलिए, बाद में देखना आसान होगा आपके लिए। सबके हाथ में है, फेरते चलिए, लिखिए। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर एंडीज पर्वत स्थित है। एंडीज पर्वत स्थित है। यह एक हिमालय जैसी मोड़दार पर्वत है। हिमालय जैसी नवीन मोड़दार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। हिमालय जैसी नवीन मोड़दार पर्वत है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के बाद दूसरी ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ 6960 मीटर। पोस्ट में लिख लो, एकांका गुआ है। एकांका गुआ है। एकांका गुआ कहाँ स्थित है? चिली में। तो लिख लो, एकांका गुआ चिली में स्थित है। ठीक है, अब हम ये देख लिए एंडीज। अब हम लोग देखो, एंडीज पर्वत हो गया। अब हम लोग देखते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र दूसरा। दूसरा देखते हैं हम लोग मध्य का मैदानी क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन है? अमेजन तथा इसकी सहायक नदियां। अगर इसकी सहायक नदी देखेंगे
तो मिलेगा जापुरा, ओर्निको, ये सब नदियां मिलेगी। दूसरा हम लोग देखेंगे पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे। तो अब देखो पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ये तीनों नदी रियो डी प्लाटा में गिरती है। देखो यहाँ पे यह है रियो डी प्लाटा में गिरती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लाटा नदी। इन्हीं नदियों ने ये दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग को मलबा जमाकर मध्य भाग में क्या बनाया है? मैदान बनाया है। तो लिखिए दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के अमेजन तथा उसकी सहायक नदी, अमेजन तथा उसकी सहायक नदियां, अमेजन तथा उसकी सहायक नदियां, कौमा, पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे आदि ने मलबा डेब्रिस, मलबा जमाकर मध्य मैदान को निर्मित किया। है। निर्मित किया है। तीसरा हम लोग देखेंगे उत्तरी तथा पूर्व की उच्च भूमि, हाईलैंड। उत्तरी तथा पूर्व की उच्च भूमि। देखो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला में गुआना का उच्च भूमि स्थित है और ब्राजील के पूर्व में ब्राजील की उच्च भूमि स्थित है। ठीक है, ये देखो गुआना की उच्च भूमि पर ही एक प्रपात है जिसका नाम है एंजल प्रपात। कौन सा? एंजल प्रपात। आपको दिखेगा, आप देखिएगा अपने एटलस में एंजल प्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है, एंजिल या एंजल प्रपात। कहीं कहीं एंजिल भी मिलेगा लिखा हुआ। जलप्रपात है यह। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं पे है, वेनेजुएला में, गुआना के उच्च भूमि पर। जलप्रपात समझते हो ना, वाटरफॉल, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा। तो लिखिए दक्षिण अमेरिका के उत्तर में वेनेजुएला में, वेनेजुएला में गुआना की उच्च भूमि, तथा
ब्राजील के पूर्व में ब्राजील की उच्च भूमि स्थित है। ब्राजील की ब्राजील की उच्च भूमि स्थित है। ठीक है। वेनेजुएला के गुआना के उच्च भूमि पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल स्थित है। देखो, वेनेजुएला के वेनेजुएला के गुआना के उच्च भूमि गुआना के उच्च भूमि पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। तो ये भौतिक विभाजन समझ में आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं अमेजन बेसिन। फिर हाँ, ऐसे करें। अमेजन बेसिन किससे बनेगा? अमेजन नदी और उसके सहायक नदियों। अमेजन बेसिन। अब जरा देखो, ये जो अमेजन बेसिन है, उसी में से कौन गुजरा है? विषुवत रेखा गुजरा है। विषुवत रेखा गुजर रही है ना। तो अमेजन बेसिन से विषुवत रेखा गुजरती है। मुझे ये बता दो कि विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, अगर 0 डिग्री से कोई स्थान अगर 0 डिग्री पर स्थित होगा, तो आपको पहले से पता है, हमने बताया है आपको कि 0 डिग्री के समीप 2 बजे के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है। आप कहेंगे कि क्यों होती है? तो पता है कि विषुवत रेखा है, तो यहां सूर्य सालों भर लंबवत चमकेगा, और जब सालों भर चमकेगा तो सुबह सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो धरती या पृथ्वी का सतह क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म होते होते यहाँ के वायु को गर्म कर देगा, और वायु को जब गर्म कर देगा तो गर्म वायु क्या होती है? फैलती है, ऊपर उठती है फैलकर, तो वो ऊपर उठना शुरू करेगी। ये ऐसे ऊपर उठना शुरू करेगी। और आपको पता है कि जब वायु ऊपर उठने लगे तो अपने ऊष्मा का ह्रास करेगा, और ऊष्मा जब ह्रास होना शुरू हो जाए तो संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। संघनन होगा तो बादल बनेगा, और बादल बनेगी, उसके बाद वर्षा होगी। तो प्रतिदिन इसी क्रिया के द्वारा यहाँ पर 2 बजे के बाद वर्षा होती है। अगर नीचे से गर्म होकर संवहनी तरंगें उत्पन्न होती हैं और वायु ऊपर उठता है, तो ये कौन सी वर्षा है? संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन, कन्वेक्शनल रेन। ठीक है ना। तो यहाँ पर संवहन 2 बजे के बाद रोज संवहनीय वर्षा होती है। 0 डिग्री है
इसीलिए तापमान टेम्परेचर भी यहाँ पे अधिक होता है। आप जरा सोचिए, कोई भी वनस्पति के उगने के लिए ताप और वर्षा की आवश्यकता है। दोनों दोनों यहाँ पे ताप और वर्षा मौजूद है। इसीलिए देखेंगे यहाँ खूब घनी वनस्पतियां विषुवत रेखा के आसपास अमेजन बेसिन में आपको मिलेगी। ठीक है, खूब घनी वनस्पतियां, और चूंकि घनी है, एकदम आसपास घनी वनस्पति है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन्हें सूर्य की किरण चाहिए। तो सूर्य के किरण पाने के होड़ में और भी ये लंबे लंबे होते चले जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे अमेजन बेसिन मध्य वाला, तो ये विषुवत रेखा के आसपास की जो विषुवत रेखीय वन है, सदाबहार वन है ना, सालों भर हरी भरी रहेगी। ठीक है, तो सदाबहार वन से विषुवत रेखीय वन, यहाँ पे खूब ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे। महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये सब वृक्ष यहाँ पे पाए जाएंगे। अमेजन बेसिन महोगनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या, इतना घना होता है, लताएं भी इस पर इतनी चढ़ी होती हैं कि एकदम नीचे अंधेरा घुप रहता है, लताएं चढ़ी रहती है, सूर्य की किरण ऊपर ऊपर ही रह जाती है। इसीलिए इसका दोहन आसान नहीं होता। और आपको पता है कि अमेजन बेसिन में ही रबर का वो मूल भूमि है, वहीं से फिर रबर अन्य जगह गया है। नहीं, तो अमेजन बेसिन। अब देखो, ये जो अमेजन बेसिन के आसपास आते हैं, विषुवत रेखा के आसपास जो विषुवत रेखीय वन है ना, वो विषुवत रेखीय वन को क्या बोलते हैं यहाँ दक्षिण अमेरिका में? सेल्वास या सेल्वा मिलेगा आपको, लिखा हुआ है, देखिए आप मानचित्र को, सेल्वास मिला। लिखो, विषुवत रेखा अमेजन बेसिन से, अमेजन बेसिन से अमेजन बेसिन से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। चूंकि विषुवत रेखा के आसपास, चूंकि विषुवत रेखा के आसपास 2 बजे के बाद प्रतिदिन, 2 बजे के बाद प्रतिदिन, 2 बजे के बाद प्रतिदिन संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेन, संवहनीय वर्षा होती है। अतः यहाँ वनस्पतियां, अतः यहाँ खूब घनी वनस्पतियों का विकास, अतः यहाँ खूब घनी वनस्पतियों का विकास खूब घनी वनस्पतियों का विकास हुआ है। वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश पाने की होड़ में, वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश पाने की होड़ में निरंतर लंबे होते चले जाते हैं।
इसे 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 विश्वतरेखीय सदाबहार वर्षावन, इसे विश्वतरेखीय सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वन को दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? सेलवास। इस प्रकार के वन को दक्षिण अमेरिका में सेलवास कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये जो है लिख दीजिएगा, अमेजन बेसिन रबर का मूल भूमि। अमेजन बेसिन रबर का मूल भूमि। अमेजन बेसिन महोगनी के वृक्ष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अमेजन बेसिन महोगनी के वृक्ष के लिए अमेजन बेसिन महोगनी के वृक्ष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को देखें, तो देखो ये जो अमेजन बेसिन है, ये 0 डिग्री के आसपास आपने देखा कि यहाँ पे सेलवास है, विश्वतरेखीय वर्षावन है, यहाँ पे सेलवास है। ये बीच का ये जो सेलवास है, इसके दोनों ओर चूंकि कम वर्षा होती है, इसीलिए इसके दोनों ओर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऊपर में देखोगे यहाँ लिखा रहेगा लानोज, यहाँ पे लिखा रहेगा लानोज, और नीचे देखो यहाँ पे लिखा रहेगा कैंपोज, लिखा हुआ है, दिखा लानोज और कैंपोज। ठीक है, और फिर एक तीसरा घास का मैदान कहाँ है? यहाँ पे अर्जेंटीना और यूरुग्वे में कौन? पंपास। अगर हम अलग से मानचित्र बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखो, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे सेलवा, सेलवास, वन है। इसके दोनों ओर यहाँ पे देखोगे कम वर्षा हो रहा है, तो ये है कौन सा? लैनोस, दिखा? हाँ? और यहाँ पे कैंपोस, अब ये बताओ, लैनोस और कैंपोस ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, किसी तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो घास के मैदान में पहला हम क्या लिखेंगे?
लैनोस तथा कैंपोस। देखो, लैनोस तथा कैंपोस, लैनोस तथा कैंपोस। सेलवास के उत्तर में, सेलवास के उत्तर में लैनोस, सेलवास के उत्तर में लैनोस तथा दक्षिण में कैंपोस, कैंपोस नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान स्थित है। स्थित है। देखो, ये कंपोस्ट में एरवा, एरवा एक पौधा मिलता है, पाया जाता है, जिसका उपयोग जैसे चाय पीते हो ना, वैसे किया जाता है, एरवा। तो लिखो कैंपोस, कैंपोस में एरवा नामक एक पौधा पाया जाता है, पौधा पाया जाता है, जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे चाय पीते हो उस तरह से वहां लोग एरवा का चाय पीते हैं। दूसरा घास का मैदान यहां पर कौन है? पंपास। पंपास, पंपास। अच्छा ये बताओ, पंपास किस देश में फैला है अधिकतर? अर्जेंटीना में। कुछ भाग इसका यूरुग्वे में भी है। तो अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पंपास एक ऐसा घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। तो लिखो, यह शीतोष्ण घास का मैदान है पंपास में, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। यह शीतोष्ण घास का मैदान है। यह अर्जेंटीना तथा उरुग्वे, यूरुग्वे में विस्तृत है या फैला है, यूरुग्वे में फैला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घास कौन है? अल्फाल्फा, जिसको पशुओं को खिलाया जाता है ताकि कम समय में पशु मोटे हो जाए। तो लिखो, यहाँ अल्फाल्फा नामक घास पाया जाता है। अल्फाल्फा नामक घास पाया जाता है, जिसे पशुओं को कम समय में मोटा होने के लिए, कम समय में मोटा होने के लिए खिलाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक मांस प्राप्त किया जा सके तथा अधिक से अधिक मांस प्राप्त किया जा सके। और हम चाहेंगे कि आप
इसको बना लें ताकि और भी स्पष्ट रहे। A0 डिग्री के यह भाग सेलवा, यहाँ पे लानोज, यहाँ पे कैंपस, ठीक है, कैंपस, और यहाँ पे पंपास। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और ये सेलवा विषुवत रेखी वर्षावन। बन गया। बना। अगर हम दक्षिण अमेरिका के लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप को देखें, आर्थिक क्रियाकलाप को देखें, तो यहाँ पे उद्योगों का अधिक विकास हुआ है दक्षिण अमेरिका में? नहीं। तो यहाँ के प्रायः लोग क्या करते हैं? कृषि तथा पशुपालन करते हैं। कृषि में आप देखिए, खास करके जो पंपास वाला क्षेत्र है उसमें गेहूं उगा लेते हैं, मक्का उगा लेते हैं, नगदी फसल के रूप में कपास उगा लेते हैं, गन्ना उगा लेते हैं। नहीं। दूसरी बात, आप ये देखिए, खास करके ब्राजील में, कोलंबिया में और इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर में कहवा का लोग उत्पादन करते हैं। कहवा मतलब कॉफी का उत्पादन करते हैं। आपको पता है ना कि ब्राजील कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आपको ये भी मैंने पहले बताया है कि ब्राजील का एक पत्तन है, कौन? सैंटोस।
ये सेंटोस से कहवा खूब निर्यात किया जाता है, इसलिए सेंटोस को क्या कहते हैं? कहवा पत्तन कहते हैं। नहीं, पशुपालन के रूप में खास करके पंपास वाले क्षेत्र में लोग पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं। किस लिए? मांस उत्पादन के लिए। पता है आपको, बताया है मैंने अर्जेंटीना कि अर्जेंटीना डिब्बा बंद मांस के उत्पादन और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। खनिज अगर देखिए तो यहाँ कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे ये कैरेबियन सागर वाला जो तट है, यहाँ पे खनिज तेल मिलेगा। जैसे वेनेजुएला का मरकैबो जो क्षेत्र है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपको मरकैबो तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि वेनेजुएला में कौन सा खनिज मिलता है, तो खनिज तेल। ठीक है, तो आप लिखिए आर्थिक क्रियाकलाप। दक्षिण अमेरिका में उद्योगों का विकास कम हुआ है। उद्योगों का विकास कम हुआ है। उद्योगों का विकास कम हुआ है, अतः यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन, यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन करते हैं। यहाँ अर्जेंटीना तथा उरुग्वे, उरुग्वे के पंपास के मैदान में गेहूं तथा मक्के का उत्पादन किया जाता है। गेहूं तथा मक्के का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर में ब्राजील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर में कहवे मतलब कॉफी की खेती की जाती है। कहवे की खेती। आपको मैंने बताया है कि कहवे के बड़े बड़े क्या होते हैं? बागान होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एजेंडा कहते हैं। तो लिखो, कहवे के बड़े बड़े बागान होते हैं। यहाँ कहवे के बड़े बड़े बागान होते हैं। यहाँ कहवे के बड़े बड़े बागान होते हैं, जिसे फजेंडा कहा जाता है। यहाँ कहवे के बड़े बड़े बागान होते हैं, जिसे फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील कहवे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ब्राजील के सैंटोस को कहवा पत्तन
कहवा पत्तन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम दक्षिण अफ्रीका में खनिज देखें, आर्थिक क्रियाकलाप में ही खनिज रहना दीजिएगा, अगर खनिज देखें तो वेनेजुएला, ये जो कैरिबियन तट है ना, कैरिबियन तट के देशों में या कैरिबियन तट के देशों में क्या पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। उसमें वेनेजुएला प्रसिद्ध है। वेनेजुएला का जो मरकैबो क्षेत्र है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो, दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन तट, दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन तट, कैरिबियन तट कैरिबियन तट पर स्थित देश, कैरिबियन तट पर स्थित देशों में खनिज तेल पाया जाता है। इस क्षेत्र में स्थित वेनेजुएला, इस क्षेत्र में स्थित वेनेजुएला इस क्षेत्र में स्थित वेनेजुएला खनिज तेल उत्पादन के लिए, खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेनेजुएला का मरकैबो क्षेत्र, देख तो, वेनेजुएला का मरकैबो क्षेत्र, हाँ, वेनेजुएला का मरकैबो क्षेत्र खनिज, मरकैबो क्षेत्र से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखो, चिली का एक क्षेत्र है चुकी कमाता या कमाटा, यहां से तांबा पाया जाता है, इसीलिए चुकी कमाता को तांबे की राजधानी कहा जाता है, विश्व के तांबा राजधानी चुकी कमाता को। लिखो, चिली का चुक्की कमाटा चिली का चुक्की कमाटा चिली का चुक्की कमाटा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो, देखोगे यहां पर, देखो, दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में हमको बताओ कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल दिख रहा है? अटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में फैला हुआ है अटाकामा मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है? उष्ण, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और ये अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट बहुत मिलता है, नाइट्रेट का यहाँ भंडार है। नाइट्रेट से क्या बनता है? नाइट्रेट क्या है? खाद है, उर्वरक है। तो लिख लो अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में फैला एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय या गर्म मरुस्थल है। यह नाइट्रेट नामक उर्वरक, नाइट्रेट नामक उर्वरक का प्रसिद्ध भंडार, प्रसिद्ध भंडार है। ठीक है, ये देखो पेरू के तट के समीप, यहाँ पर पेरू देख रहे हो ना, ये पेरू के तट के समीप एक गुआनो द्वीप है। एक गुआनो द्वीप पर छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, गुआनो पक्षी। ये चिड़िया सागर के जीवों को खाती है, मछलियों को खाती है, और जो बीट देती है, बीट मतलब उसका मल, जो मल देती है वो एक विशिष्ट प्रकार का खाद है। इसीलिए पेरू भी खाद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो पेरू के तट के समीप, पेरू के तट के समीप, पेरू के तट के समीप गुआनो नामक एक द्वीप है। गुआनो नामक एक द्वीप है जिस पर गुआनो पक्षी निवास करते हैं। गुआनो पक्षी निवास करते हैं। इन पक्षियों के मल एक अच्छा उर्वरक होता है। एक अच्छा उर्वरक होता है। लाइट कट गया, रहने दो, आज थोड़ा सा बचा है, कुछ को सवाल भी कर